Hello coding stars, welcome back. In this class we will discuss variables. सो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी के अंदर में रैम के अंदर में एक स्पेस को हम नाम दे रहे होते हैं, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो देखो, अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करवाना है तो डेटा हम स्टोर करवाते हैं रैम के अंदर में। और रैम का किस तरीके से क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, रैम का मेमोरी लोकेशन कैसा कुछ दिखाई देता है, वो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि रैम के अंदर में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। और हर एक सेल का जो साइज है वो कितना होता है, सिंगल बाइट, ओनली 1 बाइट। तो जैसे अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवाना है 19, तो ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। इसको स्टोर करवाने के लिए रैम के अंदर में हमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बाइट्स की। तो 4 बाइट के अंदर में ये 19 स्टोर होगा 01 की फॉर्म में, राइट। बट अगर हम बात करें कि ये मैंने यहाँ स्टोर करवा भी दिया 19, अब अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है या स्टोर करवाने के लिए भी हमें उस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी कि किस एड्रेस पे हमें वो स्टोर करवाना है। तो जो एड्रेसेस होते हैं वो कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म्स के अंदर में होते हैं। जैसे अगर हम इनके एड्रेसेस लिखें तो इसका एड्रेस कुछ ऐसे है, ABZ, Z तो नहीं आता है हेक्साडेसिमल में, AB129F, इस तरीके से ये कुछ इसका एड्रेस हो गया। फर्स्ट वन इस एलिमेंट का एड्रेस है। तो इन चारों के अपने अपने एड्रेसेस होंगे। तो इसका जो एड्रेस कंसीडर किया जाएगा वो फर्स्ट जो बॉक्स है, फर्स्ट जो सेल है, उसी का एड्रेस इसका एड्रेस कंसीडर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हमने 4 बाइट में कोई वैल्यू स्टोर करवाया 20, तो इसका सपोज एड्रेस है FAB79C, इस तरीके से ये इसका एड्रेस हो गया। तो अब अगर हमें इन दोनों वैल्यूज को स्टोर करवाना है या रैम से कहीं एक्सेस करना है, कहीं कोई ऑपरेशन परफॉर्म इनके साथ में करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके एड्रेसेस के साथ में हम काम कर रहे होंगे कि हमने लिखा AB129F, दोनों को ऐड करना है। तो ये फर्स्ट वन का एड्रेस उठा के लाए, प्लस में FAB79C, इस तरीके से दोनों के एड्रेसेस हमने लिखे। और ये तो बहुत सिंपल एड्रेसेस हैं, इनके एड्रेसेस को याद रख पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इनके साथ में काम करना उतना ही और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक तो हम इनको यूज कर रहे हैं, वहीं अगर मैं इनका नाम कुछ ऐसा रख दूं कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने रख दिया num1 और इसका नाम हमने रख दिया num2, तो अब num1 प्लस num2 लिखना ज्यादा सिंपल है, ये दोनों यूज करने ही ज्यादा सिंपल है। ऑब्वियसली ये ज्यादा सिंपल है, राइट। हम अपनी तरफ से उस मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दे दें और हम उसी को आगे यूज कर रहे हो, तो वो हमारे लिए ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये num1 num2 ही है। यानी कि हम इन मेमोरी लोकेशंस को याद नहीं रख सकते। इसके लिए हमने क्या किया, इनको अपनी तरफ से हमने कोई भी नाम हमने इनका रख दिया, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी नाम हमने रख दिया और ये वेरिएबल क्या होगा, किस टाइप का टोकन होगा, एक आइडेंटिफायर जिसका नाम हमें खुद यूजर को खुद डिफाइन करना है। तो ये कैसा हुआ, वेरिएबल। और वेरिएबल कैसा हुआ, आइडेंटिफायर। तो जो रूल्स हमने पढ़े थे आइडेंटिफायर के टाइम पे कि किन किन रूल्स को याद रख के हमें इनको डिक्लेयर करना है, वो सभी रूल्स अब हम अपने माइंड में रखेंगे जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम रख रहे होंगे। तो किस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर क्यों करते हैं, सबसे पहली बात, वेरिएबल है, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर टोकन है। और मैंने कहा था जब भी हम किसी भी आइडेंटिफायर को यूज करेंगे, आइडेंटिफायर्स के बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नहीं जानता, इसके लिए हमें उनको डिक्लेयर करना होता है ताकि उनके डिक्लेरेशन सिंटैक्स से कंपाइलर समझ जाए कि वो किस टाइप का आइडेंटिफायर है। तो वेरिएबल्स को हमें पहले डिक्लेयर करना होगा यूज करने से पहले। तो उनका डिक्लेरेशन होता है डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। यानी कि आप सबसे पहले डेटा टाइप का नेम लिखेंगे कि उस वेरिएबल के अंदर में आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है। हमें स्टोर करवाना था 19 किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप डेटा है। अब इसका वेरिएबल नाम हमने रख दिया num1। दूसरी चीज, डेटा टाइप और क्या बता रहा होता है, सबसे पहला कि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप है, एक बिना पॉइंट वाला वैल्यू है। दूसरा, ये साइज बताएगा कि अब ये जो num1 है इसको रैम के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करवा के दिया जाएगा। तो वो कितना स्पेस हो गया, 4 बाइट्स हो गए। ओके, नंबर को कितना स्पेस मिलेगा, 4 बाइट मेमोरी के अंदर में। और वही अगर ये कैरेक्टर टाइप होता तो ओनली सिंगल बाइट। सिंगल बाइट क्यों, क्योंकि कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए सिंगल बाइट जो है इनफ होता है। जैसे यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिए एक इंटीजर टाइप वेरिएबल, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल num1 एंड num2, ये इनके नेम हो गए।
तो चलते हैं VS कोड पे और हम देखते हैं किस तरीके से और बाकी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप हमने लिखा इंट, नाम हमने लिख दिया num1। ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। तो अभी के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं कैरेक्टर टाइप, इसका नाम है num2। हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया num3 नाम से, हमने एक डबल टाइप वेरिएबल लिया num4 नाम से। सो अभी के लिए अगर हम इनके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनको मेमोरी में कुछ इस तरीके से, ये इंटीजर टाइप है तो इसको 4 बाइट अलोकेट हो रहे होंगे, ये कैरेक्टर टाइप है तो इसको एक सिंगल सेल अलोकेट हो रहा होगा, फ्लोट टाइप है तो इसका साइज भी 4 होता है और डबल के लिए साइज होता है हमारे पास 8 बाइट। तो ये जो num1 है इसको मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई हो रहे होंगे, 4 बाइट्स। ये जो कैर है इसको सिंगल बाइट अलोकेट हो रहा होगा। ये जो फ्लोट है इसको भी 4 बाइट मिल रहे होंगे मेमोरी के अंदर में, और ये जो डबल है इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बाइट इसको मिल रहे होंगे। तो हर एक जो डेटा टाइप है उसका साइज अलग अलग होता है। तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, num1। इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, num2। इसका नाम है num3, इसका नाम है num4। तो ये हमने अभी हम एड्रेसेस के जंजाल में हम नहीं फंस रहे हैं, हम एड्रेसेस के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, हमने इनको अपनी तरफ से नाम हमने दे दिया। ये क्या हो गई, वेरिएबल्स। अब स्पेस तो हमने एलोकेट करवा लिया रैम के अंदर में, इनमें वैल्यूज कैसे स्टोर करवाएंगे। तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको आज तक हम एक इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हुए आए हैं कि इक्वल सिंबल है, बट प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि एक वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन किया 90। यहाँ कैरेक्टर असाइन करना है तो यहाँ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और इसको एक कैरेक्टर हमने असाइन कर दिया, बी कैरेक्टर। और इसको सिंगल कोट में क्यों एनक्लोज किया, क्योंकि सिंगल जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको हम सिंगल कोट में एनक्लोज करके ही लिखते हैं। फ्लोट हमने लिखा 8.9, इसको असाइन कर दिया, और डबल इसको हमने 9.8 असाइन कर दिया। अब दोनों वैल्यूज दिखने में तो सेम ही लग रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम 8.9 लिखेंगे, कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू लिखेंगे, तो वो फ्लोट टाइप की होगी या डबल टाइप की होगी, तो वो फ्लोट डबल टाइप का होगा। और यहाँ पे 9.8 ये भी डबल टाइप है, ये 8.9 ये भी डबल टाइप है, बट इसको हमने असाइन किया है num3 को, जो कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अगर इस वैल्यू के लास्ट में हम लिख दे f, तो ये एक फ्लोट टाइप वैल्यू बन जाएगा, बट अभी तक ये एक डबल टाइप वैल्यू है। और ये टाइप कास्टिंग का रूल होता है, जो कि हम टाइप कास्टिंग के टाइम पे और अच्छे से एक बार इसको क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। दूसरी चीज, हम किसी भी वेरिएबल को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे वो num1 है, num1 को यहाँ से हमने असाइन किया, num1 को 80 असाइन कर दिया, फिर हमने num1 को यहाँ से 20 असाइन कर दिया, फिर हमने num1 को 30 असाइन कर दिया। तो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हम मल्टीपल टाइम जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि num1 का फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो num1 है, num1 को स्पेस मिला, तो अभी मैं वो 4 बाइट ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंगल बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तो हमें सबको पता ही है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 और डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको असाइन कर दिया 90। वेरिएबल का वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आए और यहाँ हमने इसको असाइन कर दिया, तो इसका 90 वैल्यू चला जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, 80। अभी num1 का वैल्यू क्या है, लाइन नंबर 5 पे 80। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इसको 20 असाइन किया, तो अब इसका करंट वैल्यू क्या है, 20। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इसको 30 असाइन कर दिया। तो अभी के लिए इस कंप्लीट कोड में लास्ट फाइनल वैल्यू क्या है, num1 का। तो जब भी अगर हम अब आगे यूज करेंगे num1 को, तो उसका वैल्यू 30 ही रहेगा। अगर कोई दूसरा वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। एंड दूसरी चीज, जो वैल्यू पहले था वो जा चुका है, अब हम उसको वापस नहीं लेके आ सकते, कभी भी नहीं लेके आ सकते। ओके, तो अगर हमें चाहिए कि पहले मैंने 30 स्टोर करवाया, अब हम num1 जो है उसका वैल्यू वापस से 10 कर दें, तो और हमें 30 को भी यूज करना है, तो एक ऐसा काम कर सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल में हम पहले 30 को स्टोर करवा दें ताकि वो रिजर्व रहे। अब इसमें 10 असाइन हो गया तो वो 30 भी बचा हुआ है हमारे पास, बट इसी सेम मेमोरी के अंदर में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो रिप्लेस हो चुका है। किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एक बार हम जो है चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
अगर सेम स्टेटमेंट के अंदर में हमें मल्टीपल वेरिएबल सेम डेटा टाइप के डिक्लेयर करने हैं तो सेम स्टेटमेंट में हम उनको कर सकते हैं। किस तरीके से? कॉमा ऑपरेटर के थ्रू सेपरेट करके। जैसे अभी के लिए मैं इन सबको हटाती हूँ एंड हमारे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे इंटीजर टाइप वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल है, फिर हमें इंटीजर टाइप की एक और वेरिएबल चाहिए, हमने लिख दिया इंट बी, इंट सी, डी। तो चारों को हमने अलग अलग स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया है। तो एक ऐसा लग रहा है कि कोड रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हम ना करें बार बार कोड को। इस केस में हम क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट के अंदर में सभी का जो नाम है हम कोमा ऑपरेटर के थ्रू सेपरेट करके लिख देंगे, बी सी एन डी। ओके, तो सेपरेटली हम इनको नहीं लिखेंगे, कोमा ऑपरेटर के थ्रू सेपरेट हम इनको सबको करके लिखेंगे। अब अगर डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें वैल्यू असाइन करना है तो वैल्यूज असाइन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बी को असाइन कर दिया 20, सी को असाइन कर दिया हमने 30 एंड यहाँ पे डी को असाइन कर दिया हमने 40। इस तरीके से वैल्यूज भी डिक्लेरेशन के साथ में ही हम असाइन कर सकते हैं। तो हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, हमने डिक्लेयर किया num1, तो ये कहलाता है डिक्लेरेशन। क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन। अब हमने डिक्लेयर करने के बाद में इसको कोई वैल्यू असाइन किया, num1 को 20 हमने असाइन किया, तो ये कहलाता है असाइनमेंट। और डिक्लेरेशन के साथ में ही अगर हम वैल्यू असाइन कर रहे होते कि यही हमने इसको वैल्यू असाइन कर दिया होता, तो ये कहलाता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। एंड जैसा हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसको वैसा ही हम यूज करेंगे। हमने डिक्लेयर किया नम, यूज कर रहे हैं हम num1। तो अब एरर आ गया कि ऐसा तो आपने कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर ही नहीं किया कहीं पे भी, तो इसको हम नम ही यूज करेंगे। या अगर हमने इसका एक भी लेटर कैपिटल कर दिया तो भी ये पहचानने से मना कर देगा कि आपने डिक्लेयर किया हुआ है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर में है। एंड हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स अलग अलग है, ना कि एक। तो जैसा हमने इसको डिक्लेयर किया है सेम वैसा ही हम इसको यूज भी करेंगे। एक भी लेटर ना स्मॉल हो ना कैपिटल हो, सेम एज इट होना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने देख लिया, वैल्यू कैसे असाइन करना है, बार बार वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल या स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।